हेलो गाइज। स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल इंस्पायर फिजिक्स क्लासेज में। और आज हम फिर से करने जा रहे हैं फिजिक्स के इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि ये पहले किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और संभावना है कि आपकी होने वाली एग्ज़ाम के अंदर भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यदि ये क्वेश्चन आपको सेम टू सेम नहीं मिलते हैं तो इन क्वेश्चन के अंदर जो कंसेप्ट लगे हुए हैं उन कंसेप्ट के बेस पर जो अन्य क्वेश्चन है वो आपको 100% आपको अपनी एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिलेंगे। यदि आप इन क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं और इन क्वेश्चन के अंदर लगे जो कंसेप्ट है उनको अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के अंदर बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो शुरुआत करते हैं इन क्वेश्चनों की। हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है वह आपकी स्क्रीन पर। इसके अंदर आपको क्या बताना है कि दो समअक्षीय छल्लों में विद्युत धारा समान दिशा में बह रही है। छल्लों की दूरी बढ़ाने पर प्रत्येक छल्ले में विद्युत धारा बढ़ जाएगी, घट जाएगी, अपरिवर्तित रहेगी या जानकारी अपर्याप्त है। इसके अंदर आपको क्या बताना है कि एक ही अक्ष पर कोई दो कुंडली हैं, दो कोयल हैं और उनके अंदर समान डायरेक्शन के अंदर धारा प्रवाहित हो रही है और यदि इनको एक दूसरे से दूर लेकर के जाते हैं, इनके बीच की जो डिस्टेंस है उनको इंक्रीज किया जाता है, तब आपको बताना है कि ये जो धारा प्रवाहित हो रही है आई, इसका मान किस प्रकार से चेंज होगा। यह बढ़ जाएगी, घट जाएगी, अपरिवर्तित रहेगी या ये जानकारी है वो अपर्याप्त है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी इसका मान बढ़ जाएगा। अभी ये क्यों बढ़ेगा वो भी समझ लें दोस्तों। ये हम सभी जानते हैं कि कोई कुंडली है, कोई कोयल है, उसके अंदर यदि कोई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो यह एक चुंबकीय क्षेत्र बी उत्पन्न करती है। यानी मान लेते हैं इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रही है और ये जो चुंबकीय क्षेत्र बी उत्पन्न हो रहा है इस कोयल में, ये क्या करता है, इसके पास में जो रखी हुई दूसरी कुंडली है उसके अंदर चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करता है। क्योंकि हम सभी जानते हैं जब किसी एकांक क्षेत्रफल से जब कोई चुंबकीय बल रेखाएं गुजरती हैं, यानी एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वही हमारे क्या होता है, फ्लक्स होता है। अभी ये हमारी कोयल है, उसके अंदर से ये चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही हैं तो इसका मतलब इसके अंदर चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हुआ है। अब जैसे ही इन कुंडलियों को दूर लेकर के जाते हैं तो आप देखेंगे कि इसके अंदर से गुजरने वाली ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं, इनकी संख्याएं घट जाती हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो चुंबकीय फ्लक्स है उसका मान आपका क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। और फेराडे का जो आपने फर्स्ट लॉ है वो आपने पढ़ा होगा। फेराडे का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि जब किसी परिपथ में, यानी परिपथ से संबंधित जो आपका चुंबकीय फ्लक्स है उसका मान यदि परिवर्तित होता है, उसका मान यदि परिवर्तित होता है तो इसमें एक ईएमएफ उत्पन्न होता है। या अपन बोल सकते हैं इसके अंदर एक करंट यानी फ्लो होता है या एक करंट प्रोड्यूस होता है। तो यह करंट होता है, इसकी डायरेक्शन किस प्रकार से होती है कि यह उन्हीं कारणों का विरोध करेगी जिन कारणों से उत्पन्न होती है यह। क्योंकि आपने लेंज का नियम भी पढ़ा होगा। लेंज का नियम यही कहता है कि जब किसी कोयल में अंदर या किसी परिपथ के अंदर जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है या जो करंट ईएमएफ जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है उसकी जो डायरेक्शन होती है वो इस प्रकार से होती है, यह उन्हीं कारणों का विरोध करती है जिसके कारण उसकी उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार से अपन देख रहे हैं कि इस कुंडली पर बात करते हैं। पहले इसके अंदर चुंबकीय फ्लक्स आपका क्या था, फाई था। जैसे ही यह इसे दूर जाएगी इसके अंदर चुंबकीय फ्लक्स का मान कम हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो चुंबकीय बल रेखाएं थी वो हमारी उनकी ज़्यादा थी। और जैसे ही इसकी डिस्टेंस बढ़ती जाएगी तो चुंबकीय फ्लक्स का मान आपका कम होता जाएगा क्योंकि जो बल रेखाएं हैं उसका मान भी आपका कम होता जाएगा। तो इसके कारण क्या है कि यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स आपका क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। तो इसके अंदर एक करंट फ्लो होगा और इस करंट की जो डायरेक्शन होगी वो किस प्रकार से होगी, क्योंकि यह जिसके कारण उत्पन्न हो रही है उसी का विरोध करेगी। यह किसके कारण उत्पन्न हो रही है, इसके अंदर चुंबकीय फ्लक्स कम होने के कारण। तो यह इसका अपोज करेगी, यानी कि यह चुंबकीय फ्लक्स को बढ़ाएगी। जैसे ही इसके अंदर चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ेगा तो चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ने के कारण क्या है कि जो पहले से इसके अंदर धारा बढ़ रही थी उसका मान, यानी पहले से धारा फ्लो हो रही थी उसका मान इसके अंदर इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसके अंदर जो पहले से यानी फ्लो होने वाली जो करंट है उसका जो मान क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। सेम केस आपका यानी दूसरी कुंडली पर भी लागू होगा। यानी इस कुंडली से भी यानी एक यदि धारा बह रही है तो इसके अंदर एक चुंबकीय
चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण इसके अंदर एक चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा और ये चुंबकीय फ्लक्स दूर जाने या इस कुंडली को इससे दूर लेकर के जाओगे तो इसके अंदर ये चुंबकीय फ्लक्स है उसका मान डिक्रीज होगा और इसके डिक्रीज होने के कारण इसके अंदर एक करंट प्रोड्यूस होगी और वो करंट की डायरेक्शन इस प्रकार से होगी, यह इसी का विरोध करेगी यानी कि इसको बढ़ाएगी तो यानी कि इसके अंदर फाई का मान आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इसके अंदर जो प्रवाहित धारा है वो भी आपकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 12वें क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है कि V वोल्ट विभवांतर पर त्वरित इलेक्ट्रॉनों द्वारा उत्सर्जित अक्स किरणों का न्यूनतम तरंग दैर्ध्य होगा। इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है कि आपके पास कोई एक इलेक्ट्रॉन है, उसको यदि V वोल्ट से त्वरित किया जाता है और जब यह किसी नाभिक के नज़दीक से गुजरेगी तब ये क्या करती है कि अक्स रेज उत्पन्न करती है। यानी यह जब किसी नाभिक से गुजरेगी तो क्या निकालेगी, अक्स रेज निकालेगी। तो आपको बताना कि इस अक्स किरणों की जो न्यूनतम तरंग दैर्ध्य है यानी लैम्डा मिनिमम है वो क्या होगी। दोस्तों आपको पता होना चाहिए जब कोई एक इलेक्ट्रॉन है उसको V वोल्ट से त्वरित किया जाता है तो उसकी जो एनर्जी होती है वो आपकी क्या होती है, EV हो जाती है। और जब जैसे ही यह किसी नाभिक के नज़दीक से गुजरती है तब क्या करती है, यह अपनी एनर्जी का लॉस करती है। एनर्जी का मान है, इसका मान लॉस हो जाता है यानी कम हो जाता है। और ये जो एनर्जी लॉस हुई है वो किस में परिवर्तित हो जाती है, आपकी एक्स रेज में परिवर्तित हो जाती है। मान लेते हैं इस एक्स किरण की आपकी आवृत्ति है म्यू है और इसका तरंग दैर्ध्य लैम्डा है। तो इस एक्स रेज की जो एनर्जी है वो आपकी क्या हो जाएगी, आपकी एच म्यू, या इसको अपन लिख सकते हैं HC/λ। लेकिन यहाँ पर आपको क्या नहीं, लेमडा का मान नहीं निकालना, आपको निकालना है लेमडा मिनिमम, यानी लेमडा का मान मिनिमम कब होगा। यहाँ पर अपन देख रहे हैं आपके जो लेमडा है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती है, एनर्जी के व्युत्क्रमानुपाती है। हमें लेमडा का मिनिमम मान चाहिए तो इसका मतलब क्या कि यहाँ पर एनर्जी का मैक्सिमम मान होना चाहिए। अब एनर्जी का मैक्सिमम मान कब होगा, जब इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है या जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो पूर्ण रूप से क्या उसमें चेंज हो जाए, अक्स रेज के अंदर चेंज हो जाए। और वो कब होगी, जब यानी कि यह इससे टकराएगा और टकराने के बाद अपनी पूर्णतः एनर्जी लॉस करके और यह अपनी एक्स रेज में बदल देगा। तब उस कंडीशन में क्या कि यहाँ से इस एक्स रेज की एनर्जी आपकी मैक्सिमम होगी और उस टाइम अगर यदि एनर्जी मैक्सिमम होगी तो वहाँ पर आपकी तरंग दैर्ध्य क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या होगा, जब आपकी जो एक्स रेज की एनर्जी है एच म्यू, या इसको अपन लिख सकते हैं HC/λ, ये किसके बराबर हो जाएगी, जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है EV उसके बराबर। तब आपका जो लैम्डा होगा वो क्या हो जाएगा, मिनिमम होगा। या अपन बोलते हैं जो आवृत्ति है वो आपकी क्या हो जाएगी, उस टाइम में मैक्सिमम हो जाएगी। तो इस प्रकार से अब यहाँ से अपन लैम्डा मिनिमम का मान निकालेंगे। तो लैम्डा जो आपका मिनिमम हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा HC है उधर और अपॉन में हो जाएगा EV, यानी HC/EV। तो HC/EV ये रहा ऑप्शन नंबर सी, HC/EV। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। याद रखना लैम्डा मिनिमम के लिए क्या होगा कि आपकी जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो पूर्ण रूप से जो इसके एक्स किरणों के जो फोटोन है उसकी एनर्जी के रूप में चेंज हो जाएगी, तब अब आपका लैम्डा मिनिमम होगा। तो इस प्रकार से जो एच म्यू है या HC/λ का मान अपन किसके इक्वल रख देंगे, EV के इक्वल। फिर इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो आपका जो लैम्डा मिनिमम है वो आपका निकल कर आ जाएगा HC/EV। अब चलते हैं आपके 13 नंबर के क्वेश्चन पर। 13 नंबर के क्वेश्चन में आपको क्या पता पूछा गया है, यदि किसी अर्धचालक डायोड में अग्रगामी विभव को दुगुना कर दिया जाए तो अवक्षय परत की मोटाई होगी, आधी हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी, अपरिवर्तित रहेगी या दुगनी हो जाएगी। इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि आपके पास कोई इस प्रकार से PN अर्धचालक डायोड है, इसको यदि अगर बायस किया जाता है यानी P को अपन पॉजिटिव से जोड़ते हैं और N को नेगेटिव से जोड़ते हैं, तब आपको बताने कि इसकी जो अक्षय परत की यानी कि जो आपका जो डिप्लेशन लेयर है ये वाला, इसकी जो चौड़ाई है या अपन बोल सकते हैं इसकी जो मोटाई है वो आधी हो जाएगी, इसको दुगुना कर ये यदि आपका जो अगर बायस का जो वोल्टेज है उसको यदि अपन दुगुना करेंगे उस कंडीशन में बताना कि जो डिप्लेशन लेयर है वो आधी हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी, अपरिवर्तित रहेगी या दुगनी हो जाएगी। दोस्तों आपको पता होना चाहिए जब भी अपन PN संधि डायोड को अगर बायस करते हैं तो इस डिप्लेशन की लेयर का जो मान है वो आपका डिक्रीज होता है यानी कम हो जाता है। और वो डिक्रीज कैसे होता है, इस डिप्लेशन लेयर की जो विड्थ है
वो व्युत्क्रमानुपाती होती है वोल्टेज को। जैसे जैसे आप अग्र की वोल्टेज को बढ़ाते जाओगे इसकी विड्थ का मान आपका कम होता जाएगा। यहाँ पर इसकी वोल्टेज को कितना किया गया है, दुगुना किया गया है। तो इसका मतलब इसकी जो विड्थ होगी, डिप्लेशन लेयर की जो आपकी जो चौड़ाई हो जाएगी या इसकी जो अपन बोल सकते हैं मोटाई होगी, वो क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, 1/2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, आधी हो जाएगी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका जो 14 नंबर का क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या बताना है कि LCR श्रेणी परिपथ में शक्ति गुणांक अधिकतम होगा यदि। इसमें आपको क्या बताना है कि आपका कोई LCR सर्किट है जो AC परिपथ से जुड़ा हुआ है। तो इसके अंदर आपको बताना है कि इसका जो शक्ति गुणांक है cos फाई, वो कब अधिकतम होगा, अधिकतम कब होगा। तो आपको पता होना चाहिए जो आपका पूर्णतः प्रतिघातीय परिपथ होता है, यानी कि ऐसा परिपथ जिसके अंदर एक रेजिस्टेंस लगा हो, तो उसके अंदर आपका V और I है वो दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं। तो यानी कि यहाँ पर फाई का मान 0 होता है और आपका जो यानी शक्ति गुणांक होता है वो क्या होता है, cos फाई, वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा और इसका मान क्या होता है, मैक्सिमम होता है। लेकिन हमें पूछा गया है LCR श्रेणी परिपथ में। तो दोस्तों LCR श्रेणी परिपथ में आपको जो प्रतिबाधा है वो आपका उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। वो आपका होता है √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो यह मैक्सिमम। अब इसके लिए आपको क्या है कि Z का मान यदि आपका R हो जाएगा तो इस कंडीशन में ये क्या करेगा, जो LCR परिपथ है वो पूर्णतः आपका जो प्रतिरोधीय परिपथ होगा उसकी भांति व्यवहार करेगा। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, यह 0 कब होगा, जब ये वाला पार्ट यदि आपका 0 हो जाएगा तो आपका जो प्रतिघात है वो किसके बराबर हो जाएगा, रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ इसके लिए आपको क्या चाहिए, XL=XC होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। दोस्तों याद रखना, आपका यदि कोई वोल्टेज है वो आपकी क्या है, V0 sin ω t है, और इसके अंदर जो धारा प्रत्यावर्ती धारा वो आपकी I0 sin ω t प्लस फाई है, यानी V और I के मध्य का एंगल कितना है, फाई है। तो उस कंडीशन में आपका जो शक्ति गुणांक होता है, नहीं ये शक्ति गुणांक या पावर फैक्टर होता है वो होता है cos फाई, ये इसको बोलते हैं ये, यानी कि और यहाँ पर फाई क्या है, V और I के मध्य का जो कलांतर है वो ये है। तो हम सभी जानते हैं कि जो हमारा पूर्णतः प्रतिघातीय प्रतिपथ होता है उसके अंदर फाई का मान 0 होता है, और फाई का मान 0 होता है तो हम सभी जानते हैं कोस का मान 0 डिग्री पर ही मैक्सिमम होता है और वो कितना है, 1 होता है। तो पावर फैक्टर का मैक्सिमम मान कितना होगा, 1 होगा। वो या तो आपका पूर्णतः प्रतिरोधीय परिपथ में होगा या LCR सर्किट में जब होगा अनुनाद की स्थिति में, अनुनाद की स्थिति यानी XL=XC होगा। तो XL=XC होने की कंडीशन में आपका जो प्रतिबाधा है वो किसके बराबर हो जाएगी, रेजिस्टेंस के बराबर। यदि आप R=0 रखेंगे तो आपका Z=XL=XC हो जाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। XL का मान 0 रखेंगे तो आपकी जो प्रतिबाधा है वो R² प्लस का XC² हो जाएगा, तो ये भी आपका यानी कि ZA का मान ज़्यादा है इस R से। और यदि आप XC का मान 0 करेंगे तो यहाँ पर XC की जगह XL रह जाएगा। तो इस प्रकार से जो आपकी शक्ति गुणांक का मैक्सिमम मान कब होगा, जब XL का मान XC है या इसके अंदर पूर्णतः एक ही है यानी परिपथ लगा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं हमारा 15 नंबर का क्वेश्चन है। 15 के क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि बीकर में भरे द्रव में एक पिंड तैर रहा है, यदि पूरे निकाय को चित्र अनुसार स्वतंत्रता पूर्वक गुरुत्व के अधीन गिराया जाए तो द्रव के द्वारा पिंड पर लगाया गया उत्प्लावन बल होगा। इसमें आपको क्या दिया हुआ है कि आपके को एक पात्र दिया हुआ है, इसमें लिक्विड भरा हुआ है और इस लिक्विड के अंदर एक पिंड तैर रहा है। तो इस पिंड पर क्या है कि इस लिक्विड के द्वारा उत्प्लावन बल लग रहा है। जब इस यानी पूरे निकार को, यह आपका पात्र है, इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है, इसके अंदर ये आपका पिंड है, इसको गुरुत्व के अधीन मुक्त रूप से गिराया जाता है यानी इसका फ्री फॉल करवाया जाता है, तब आपको बताना है कि इस लिक्विड के द्वारा इस पर जो उत्प्लावन बल का मान होगा, F का मान, वो कितना होगा, 0 हो जाएगा, हटाए गए द्रव्य के भार के बराबर, या हवा में पिंड का जो भार होगा उसके बराबर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, क्योंकि हम सभी जानते हैं उत्प्लावन बल का जो फॉर्मूला होता है F= वो क्या होता है आपका V सिग्मा G,
या इसको अपन रो भी लिख सकते हैं। यानी इस लिक्विड का जो घनत्व है, ये जो वी रोजी क्या, और ये जो आयतन यहाँ पर वी आयतन क्या है कि ये जो पिंड है उस लिक्विड के अंदर कितना आयतन घेर रहा है, और ये जो सिग्मा है इस यानी लिक्विड का क्या है घनत्व है, और जी है ये हमारा गुरुत्वीय त्वरण है। तो इस प्रकार से आपका होता है उत्प्लावन बल होता है। और जब कोई पिंड आपका यानी कि पूरा यानी फ्रीली नीचे गिरता है या स्वतंत्र रूप से नीचे आ रहा है, तो उस कंडीशन में हम सभी जानते हैं जी इज इक्वल टू आपका कितना हो जाता है, इसका एक्सेलरेशन 0 हो जाता है, यानी इसका एक्सेलरेशन 0 हो जाता है। तो उस कंडीशन में इसका भार 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर जी का मान अपन 0 रखेंगे, तो इसके द्वारा जो उत्प्लावन लगने वाला जो बल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो आपका 16 नंबर का क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा गया है कि एक समानुवर्तीय गति में निम्न में से कौन सी भौतिक राशि नियत नहीं रहती है। इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि कोई एक पिंड है वो एक समान से वर्तीय गति कर रहा है, यानी ये आपका पिंड मान लेते हैं, ये एक समान से क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो उस कंडीशन में आपको बताना है कि ऐसी कौन सी राशि है इन चारों में से जो नियत नहीं रहेगी। दोस्तों याद रखना, एक समान वर्तीय गति का मतलब क्या होता है कि ये जो पिंड है वो एक समान यानी चाल से गति कर रहा है, यानी वेलोसिटी से तो वर्तीय गति के अंदर कभी भी नियत नहीं रहेगी, बल्कि वेलोसिटी का जो परिमाण है वो मैग्नीट्यूड है वो नियत रह सकता है, क्योंकि इसके अंदर कण की जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो कंटिन्यू चेंज हो रही है। यहाँ पर इसकी डायरेक्शन ये रहेगी, यहाँ पर इसकी डायरेक्शन ये रहेगी, यहाँ पर इसकी डायरेक्शन ये रहेगी। तो वेलोसिटी का मान तो आपका इसके अंदर हमेशा चेंज रहेगा, बल्कि एक समानुवर्तीय गति के अंदर इसकी चाल हमेशा एक समान रहेगी, या अपन बोलते हैं इसके जो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो आपका क्या रहेगा, नियत रहेगा। यानी हर जगह वेलोसिटी का जो मान होगा वो आपका हमेशा नियत रहेगा, केवल इसकी डायरेक्शन चेंज होगी। तो इस प्रकार से इसकी जो चाल का मान है वो तो आपका क्या रहेगा, नियत। तो ये गला आपका रॉन्ग हो जाएगा। और हम सभी जानते हैं इसके अंदर जो कण गति कर रहा है वो जो है पिंड है, उसका द्रव्यमान भी वर्तीय गति में चेंज नहीं होगा, तो इसका जो द्रव्यमान है वो भी आपका नियत रहेगा। और हम समझ जानते हैं जो गतिज ऊर्जा होती है ई के, वो आपकी क्या होती है 1/2 mv² होता है। mv², यहाँ पर जो v है ये आपकी क्या होती है, चाल होती है गतिज ऊर्जा में से, याद रखना है कि वेलोसिटी। तो ये चाल होने के कारण क्या कि हमने पता है मास भी हमारा नियत है, वेलोसिटी भी आपकी नियत है, तो आपकी गतिज ऊर्जा भी नियत रह जाएगी। जो नियत नहीं रहने वाली राशि होगी वो आपकी क्या होगी, संवेग, क्योंकि संवेग है वो आपकी एक सदिश राशि होती है, और ये किसके बराबर होती है, m.v वेक्टर के बराबर होती है। यह वेग पर निर्भर करती है, और वेग की डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है, तो इसके कारण इसका संवेग का मान भी हमारा लगातार चेंज रहेगा। तो वह भौतिक राशि जो नियत नहीं है वो आपकी कौन सी हो जाएगी, संवेग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं 17 नंबर के क्वेश्चन पर। 17 नंबर के क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि तापीय साम्य अवस्था में गैस अणुओं का औसत वेग होगा। इसमें क्या बताना है कि आपका कोई यानी तापीय समय यानी कि निश्चित टेम्परेचर है T, उस पर आपको बताना है कि जो गैस के अणुओं की एवरेज वेलोसिटी है वो किसके समानुपाती होगी, √T के, T² के, T³ के, या 0 के। दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है @RT/πm होता है। तो इस प्रकार से यहाँ से अपन देखते हैं कि आपकी जो v एवरेज है वो √T के समानुपाती होती है, यानी T टेम्परेचर है उसके √ के समानुपाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर ए वाला होगा। दोस्तों कई बार यहाँ पर VRMS भी पूछता है, यानी कि v की जो RMS वैल्यू होती है वो उसका जो फॉर्मूला होता है वो याद रखना, ये कई बार डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है, 3RT/m होता है। अब आपकी जो आदर्श गैस का समीकरण होता है उसके अनुसार आपको R को या M को आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन मेन फॉर्मूला ये याद रख लेना आपको 3RT/m, और इसकी एवरेज वेलोसिटी होती है वो होती है 8RT/πm। तो यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। अब देखते हैं हमारा 18 का क्वेश्चन। 18 नंबर का क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर आपसे क्या पूछा गया है, दो तरंगे y1 = a sin 2000πt व y = a sin 2008πt द्वारा विस्पंद उत्पन्न किए जाते हैं। प्रति सेकंड सुनने वाले विस्पंदों की संख्या क्या होगी। दोस्तों आपको यहाँ पर दो तरंगे दिए हुए हैं और इन तरंगों के द्वारा विस्पंद उत्पन्न किए जाते हैं, तो आपको बताना कि एक सेकंड के अंदर विस्पंद कितने सुनाई देंगे।
तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए विस्पंद क्या होते हैं। विस्पंद क्या होते हैं कि दोस्तों आपके पास कोई दो ध्वनि स्रोत हैं, यदि इसकी आवर्ती n है और इसकी आवर्ती क्या है हमारी n2 है, यानी आवर्ती का मतलब क्या है कि 1 सेकेंड के अंदर यह कितने कंपन कर रहा है। तो यदि इनकी आवर्ती n1 n2 है तो जो विस्पंद होते हैं, विस्पंदों की संख्या क्या होती है, इनकी आवर्तियों का जो अंतर होगा वही आपकी विस्पंदों की संख्या होगी। दोस्तों विस्पंद होते क्या हैं, क्योंकि ये जो आवर्ती ये जो आपका एक ध्वनि स्रोत है यदि n1 की आवर्ती उत्पन्न कर रहा है, मतलब इस प्रकार से कोई आवर्ती ध्वनि निकाल रहा है, और दूसरा ध्वनि स्रोत है वो दूसरी आवर्ती की यानी n2 आवर्ती की कोई ध्वनि निकालेगा, वो कैसे हो जाएगी टों। जब इन दोनों को अपन साथ बजाएंगे, यानी इन दोनों ध्वनि स्रोतों को यदि अपन साथ बजाएंगे तो इनके दोनों जो तरंगे हैं वो अध्यारोपित होकर विस्पंद उत्पन्न करेंगी। वो किस प्रकार से होंगे, टों टों टों, यानी कि ऐसे जो आवाज़ बढ़ रही है कम हो रही है, आवाज़ बढ़ रही है कम हो रही है। तो जितनी बार आवाज़ बढ़ती है उन्हीं को अपन क्या कहते हैं, विस्पंद कहते हैं, बिट्स कहते हैं। तो यह किसके बराबर होती है कि इनके फ्रीक्वेंसी में जितना अंतर होगा उतने ही विस्पंद, यानी उतने ही विस्पंद आपको क्या रहेंगे 1 सेकंड में सुनाई देंगे। तो 1 सेकंड में होने जो वाले उत्पन्न होने वाले विस्पंद आपके हो जाएंगे n1 माइनस n2 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको इन दोनों की आवर्ती पता होना चाहिए। और हम सभी जानते हैं एक हमारी सामान्य तरंग होती है, उसकी जो इक्वेशन A इक्वल टू होती है आपकी साइन ओमेगा टी प्लस फाई होती है, या इसको अपन इस प्रकार भी लिख सकते हैं ए साइन 2 पाई एन टी अपॉन में 2 पाई एन टी प्लस फाई। तो यहाँ से अपन देखते हैं कि टी गुणांक में जो आपका ये जो 2 पाई एन होता है ये आपकी क्या होती है, ओमेगा का मान होता है। और यह अपन बोल सकते हैं कि 2 पाई और टी के जो गुणांक में होता है वो आपकी क्या होती है, आवर्ती होती है। तो यहाँ से आपका जो ओमेगा 1 का मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 200 पाई, यानी टी के गुणांक में जो भी राशि होगी वो आपकी ओमेगा होती है, और ओमेगा 2 आपकी कितनी हो जाएगी 2008 पाई हो जाएगी। यहाँ से यदि आप n का मान निकालेंगे, यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा 2 पाई n1 का मान भी यही हो जाएगा 200 पाई, और 2 पाई n2 का मान आपका क्या हो जाएगा 208 पाई। तो एक नंबर इक्वेशन से यदि अपन निकालेंगे n1 इक्वल टू, ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो n1 का मान आपका 1000 हो जाएगा, और n2 का मान आपका कितना निकल कर आ जाएगा 1004 निकल कर आ जाएगा। और यदि आप n1 माइनस n2 करेंगे तो आपका क्या निकल कर आ जाएगा 4 निकल कर आ जाएगा। तो इसके मतलब क्या हो जाएगा को 1 सेकेंड के अंदर जो विस्पंद उत्पन्न हो जाएंगे वो आपके कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब चलते हैं हमारे 19 नंबर के क्वेश्चन पर। 19 के क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है कि एक बर्तन में कोई द्रव्य भरा है, द्रव्य ठोस आसंजक बल द्रव्य के सहसंजक बल की तुलना में बहुत कम है, ठोस के समीप द्रव्य सतह का आकार होगा क्षैतिज, लगभग ऊर्ध्वाधर, अवतल या उत्तल। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है कि कोई एक बर्तन है उसमें कोई द्रव्य भरा हुआ है, और इसमें आपको बताया गया है कि मान लेते हैं दोस्तों आपके जो द्रव्य के अणु हैं वो आपके A हैं, और जो पात्र के अणु हैं वो आपके क्या हैं B हैं। और आपको बताया है कि जो पात्र के अणु हैं और जो द्रव्य के अणु है, यानी द्रव्य ठोस आसंजक बल, इनका जो मान है वो द्रव्य के जो आसंजक बल की तुलना में बहुत कम है। यानी इसका मान, यानी जो द्रव्य के अणु के मध्य का अंदर जो आकर्षण बल लग रहा है उसकी तुलना में कम है। तो उस कंडीशन में आपको बताना है कि इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ होगा उसकी जो क्षैतिज, यानी कि जो ऊपर की जो ठोस के समीप की जो सतह है वो क्षैतिज होगी, या इस प्रकार से लगभग ऊर्ध्वाधर होगी, या यह इसका जो ऊपरी सतह होगी अवतलाकार होगी, या ऊपरी सतह उत्तलाकार यानी उत्तल के जैसी होगी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है कि द्रव्य के जो दो अणुओं के हैं मध्य का जो आकर्षण बल है वो
पातर और द्रव्य का जो अणु का आकर्षण बल है उसकी तुलना में अधिक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो अणु है वो आपस में आकर्षण के कारण क्या होगी, बीच में छूट जाएगी और इनका जो आकर्षण बल है वो कम है। तो यहाँ से क्या करेगा, जो लिक्विड है उसको पातर से दूर खींच लेगा यहाँ से, और ये बीच में से ऊपर उठ जाएगा। तो इसकी सतह का जो आकार होगा वो आपका क्या होगा, उत्तल के आकार का होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। यदि आपका बी और ए के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो ए के अट्रैक्शन फोर्स से अधिक होता, तो क्या करता है, ये जो यहाँ पर आकर्षण बल, इन दोनों का आकर्षण बल अधिक होने के कारण क्या है कि इसको अपनी ओर खींचता, और जो लिक्विड है वो यानी कि बीच में से नीचे हो जाता और सतह की यानी कुछ ऊपर तक चिपक जाता। तो इस कंडीशन में जो इसका जो आकार होता है वो आपका क्या होता, अवतल के आकार का होता। लेकिन यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि जो लिक्विड के जो अणु है या अपन द्रव्य का जो आसंजक यानी सहसंजक बल बोल सकते हैं, उसका मान आपका आसंजक बल से अधिक है। तो इस कंडीशन में जो आपका इसका जो ऊपरी सतह हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, उत्तल हो जाएगी। दोस्तों क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब 20 के क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि यंग के द्विस्लिट प्रयोग में यदि स्लिटों की चौड़ाई का अनुपात 4:9 के अनुपात में हो तो उच्चिष्ट व निम्निष्ट पर तीव्रताओं का अनुपात होगा। इसमें क्या दिया हुआ कि दोस्तों आपके पास इस प्रकार से कोई एक द्विस्लिट है यानी यंग द्विस्लिट है, और इनकी जो चौड़ाइयों का अनुपात है वो आपको क्या दिया हुआ है, 4:9 दिया हुआ है। तो इनसे जो तरंगें निकलेंगी उनके अध्यारोपण के कारण जो यहाँ पर उच्चिष्ट और निम्निष्ट बनेंगे उनकी तीव्रताओं का अनुपात आपको बताना है क्या होगा। तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो उच्चिष्ट पर जो तीव्रता होती है वो आपकी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, और निम्निष्ट पर जो तीव्रता होती है वो क्या आती है, मिनिमम होती है। तो आपको बताना है कि आई मैक्सिमम और आई मिनिमम क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए जब I1 और I2 तीव्रता की जो तरंगें अध्यारोपित होते हैं तो इसका जो मैक्सिमम मान होता है आई मैक्सिमम यानी उच्चिष्ट पर जो आपकी तीव्रता होती है वो होती है आपकी अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर होता है। और निम्निष्ट पे जो तीव्रता होती है या अपन लिख सकते हैं आई मिनिमम होती है, उसका जो फॉर्मूला होता है अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों ये भी पता होना चाहिए जो इनकी यहाँ पर जो इनका जो स्लिट की जो चौड़ाई होती है विड्थ यानी स्लिट की जो विड्थ होती है वो किसके समानुपाती होती है, तीव्रता के समानुपाती होती है। तो इस प्रकार से यहाँ से आपका I1 अपॉन में जो I2 का रेशियो तो कितना हो जाएगा, 4:9 हो जाएगा। और यहाँ से हमें आई मैक्सिमम और आई मिनिमम निकालेंगे तो इसके अंदर I1 और I2 का मान यहाँ से रखेंगे 4 और 9 रखेंगे, तो आपका आई मैक्सिमम अपॉन में आई मिनिमम का जो रेशियो है वो भी आपका निकल कर आ जाएगा। तो आई मैक्सिमम के लिए अपन अंडर रूट क्या हो जाएगा, यहाँ पे I1 का मान 4 हो जाएगा प्लस अंडर रूट I2 का मान कितना हो जाएगा 9, और इसका अपन कर देंगे होल स्क्वायर, और इसके अपॉन में क्या हो जाएगा अंडर रूट I1 यानी अंडर रूट 4 माइनस अंडर रूट 3, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो ऊपर तो आपका क्या हो जाएगा 2 और 3, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, और अपॉन में क्या हो जाएगा ये 2 और ये 3, तो -1 यानी -1 का स्क्वायर। तो यह आपका ऊपर हो जाएगा 25 और नीचे हो जाएगा 1। तो इस प्रकार से उच्चिष्ट और निम्निष्ट पर जो तीव्रताओं का अनुपात निकल कर आ जाएगा आपको वो कितना हो जाएगा 25:1 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। दोस्तों इस प्रकार से हमने इस वीडियो में 10 क्वेश्चन कर लिए हैं, और इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस सीरीज़ के 21 से आगे क्वेश्चन वो अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके बताना ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे। हम मिलते हैं आपको ऐसे ही अच्छे क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी को जय हिंद जय भारत।